प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में गांधी का अभ्युदय। संक्षिप्त में हम पहले गांधी के प्रारंभिक जीवन पर बात करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के उपरांत वे गुजरात की एक फर्म के साथ अनुबंध के परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में एशियाई मजदूरी करने वाले लोगों की स्थिति को उन्होंने देखा। उन पर किस प्रकार प्रजाति उत्पीड़न तथा भेदभाव संपादित किया जाता है, उनसे वे त्रस्त हुए। उन्होंने वहां गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के प्रति अपनाई जा रही रंग भेद की नीति का भी विरोध किया। इसके पश्चात गांधी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे, और इस उद्देश्य से गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय वर्गों के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय वर्ग 3 भागों में विभक्त थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतः दक्षिण भारत से आए वे मजदूर सम्मिलित थे जो 1890 के पश्चात गन्ने की खेती में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेनन मुसलमान सम्मिलित थे जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आ गए थे। तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे जो अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवारों के साथ वहीं रहने लगे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे और इन्हें अंग्रेजी का भी अल्प ज्ञान था। ये सभी दक्षिणी अफ्रीका में प्रजाति भेदभाव की नीति के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार इन पर अनेकों प्रकार के अत्याचार करती, इन्हें मत देने के अधिकार से वंचित कर रखा था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों पर ही रहने का अधिकार या अनुमति थी जो मानवीय दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी के स्थान हुआ करते थे। गोरी सरकार ने रात्रि 9 बजे के पश्चात भारतीय और काले अफ्रीकी लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा था। वे सार्वजनिक फुटपाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। इस अवस्था में गांधी के द्वारा आंदोलन संपादित किए गए और उनका आंदोलन 1894 से 1906 के मध्य संपादित हुआ, जो उदारवादी चरण के रूप में देखा जाता है। इस चरण में गांधी ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार को अनेकों प्रकार के प्रार्थना पत्र और याचिकाएं सौंपी। उन्होंने इस संबंध में ब्रिटिश सरकार को भी प्रार्थना पत्र और याचिकाएं भेजी। उनका मानना था कि इस विषय में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वो भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव तथा उत्पीड़न की स्थिति रोकने का प्रयास करे। गांधी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और एक समाचार पत्र ओपिनियन नाम से संपादित किया। इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला कार्यक्रम 1906 से 1914 के मध्य संपादित किया, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह के रूप में जाना गया। दक्षिण अफ्रीकी में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी का यह दूसरा चरण था। इस चरण में गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाया, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। उनके द्वारा किए गए विरोध आंदोलन: पहला 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हमेशा अपने साथ रखें। गांधी के नेतृत्व में
सभी भारतीयों ने इस भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी सहित कई भारतीयों ने पंजीकरण कानून का विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं ही छल पूर्वक इन सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार कर लिए, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध जारी रखा। गांधी के नेतृत्व में रजिस्ट्रेशन कागजों की सामूहिक रूप से गोली चलाई गई। इसके बाद अगला विरोध प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पे रोक के संदर्भ में था। सरकार ने इस समय कानून बना दिया जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को प्रवेश को रोकना था। इस कानून के विरोध में अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए। ट्रांसवाल के भारतीय लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया और इस कानून का विरोध किया। ये सभी लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत में गए, सरकार की विरुद्ध नीतियों या दमन के कार्यों का विरोध किया, लेकिन सरकार द्वारा और अधिक दमन और विरोध की नीति का संपादन किया गया। 1908 में गांधी को जेल में डाल दिया गया। उनके साथ कई भारतीयों को भी जेल भेजा गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। इस समस्याओं का ज्यादातर शिकार गरीब वर्ग हुआ। सरकार ने व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दे डाली। इस समय गांधी ने टाइल्सल फॉर्म की स्थापना की। गांधी के नेतृत्व में ये चल रहा आंदोलन जब संकटग्रस्त होने लगा, आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। सरकार कठोर रुख अख्तियार के लिए तैयार थी। 1909 में गांधी तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य हुई वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। आंदोलन जारी रखना अब कठिन हो गया, तो इस संबंध में उत्पन्न आर्थिक समस्या के समाधान हेतु गांधी ने टॉयसल फॉर्म की स्थापना की। इस फर्म में गांधी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार का सहयोग लिया। इस समय आंदोलनकारियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान कर उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी इस समय काफी पैसा दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। इसी समय सरकार द्वारा पोल टैक्स कानून पारित किया गया। इस सत्याग्रह का स्वरूप विस्तृत किया गया। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर 3 पौंड का कर लगा दिया गया। इसके खिलाफ आंदोलन या सत्याग्रह तीव्र हुआ। भारतीयों ने ज्यादातर मजदूर वर्ग था, जिनकी मासिक आमदन आय 10 शिलिंग से कम थी। ये 3 पौंड का कर देने में समर्थ नहीं थे। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया। इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय के अनुसार ईसाई पद्धति से जो विवाह संपादित नहीं हुए, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ, वे अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। लोगों में इस कानून के प्रति आक्रोश तीव्र हो गया और यह आंदोलन और अधिक भभक उठा। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, पारसी रीति रिवाजों से संपन्न शादियां अवैध हो गई। उनसे उत्पन्न संतानें भी अवैध हो गई। भारतीय लोगों ने इसे अपने साथ हो रहे अन्याय या अत्याचार माना। इस फैसले से लोगों के मन आक्रोश और अधिक तीव्र हुआ। गांधी सहित अनेक सत्याग्रही इस कानून का अवहेलना या विरोध करने के लिए नटाल से ट्रांसवाल पहुंचे। सरकार ने इन सभी लोगों को बंदी बना लिया, लेकिन शीघ्र ही खदान और बगान मजदूर सक्रिय रूप से इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इन मजदूरों का दमन करने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया,
लेकिन मजदूरों ने हड़तालें प्रारंभ कर दी। कई दौरों की लंबी वार्ता के पश्चात अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मांगें स्वीकार कर ली। 3 पौंड का कर और पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून को समाप्त कर दिया गया। भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस तरह गांधी द्वारा संपादित आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में सफल रहे। तत्पश्चात गांधी 1915 में भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में मिली सफलता ने भारतीय लोगों के मध्य गांधी को लोकप्रिय बना दिया। न केवल शिक्षित वर्ग अपितु जन सामान्य भी गांधी से भली भांति परिचित हो चुका। भारत आने पर गांधी ने ये निर्णय लिया कि 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे, जन सामान्य की स्थितियों का स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि फिलहाल वे किसी राजनीतिक मुद्दे या सार्वजनिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं से भी असहमति प्रकट की। नरमपंथी राजनीति विचारधारा के प्रति उनकी पहले ही आस्था समाप्त हो चुकी थी। होम रूल आंदोलन की रणनीति के भी वे समर्थक नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों पर भी कोई मुसीबत है, उस अवसर का हमें लाभ नहीं उठाना चाहिए। इस तरह गांधी के द्वारा भारतीय तत्कालीन परिस्थितियों में 3 आंदोलन संपादित किए गए, जिन पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं गांधी द्वारा संपादित चंपारण सत्याग्रह 1917 की। चंपारण की समस्या काफी पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती करनी अनिवार्य थी। ये 3 काठी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों या डाई का विकास हो, जिससे नील को बाजार से बाहर कर दिया गया। इस कारण चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर बगान मालिक किसानों की व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा तय की गई दरें किसानों को अपने उत्पादन बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलस्वरूप गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर और महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से इस मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी ने चंपारण पहुंचने पर अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने के आदेश दिए, किंतु गांधी ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और किसी भी प्रकार के दंड भुगतने के लिए वे तैयार थे। इस अनुचित आदेश का गांधी के द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध किया गया। गांधी के द्वारा सत्याग्रह मार्ग को चुना गया। गांधी की दृढ़ संकल्पता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने और गांधी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश जारी किया। इस बीच सरकार ने सारे मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी को सदस्य बनाया गया। गांधी आयोग को ये समझाने में सफल हुए कि 3 काठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को ये समझाया कि किसानों से अवैध रूप से वसूल
किया गया पैसा वापस लौटा देना चाहिए। बाद में समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिकों ने अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाने के लिए हामी भर ली। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी ने भारत में सविनय आंदोलन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया या उस आंदोलन में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में। अहमदाबाद की मिल हड़ताल 1918 में संपादित हुई। चंपारण के पश्चात गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे में भाग लेना या हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यहाँ के मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग और बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 35% बोनस की मांग करने के लिए कहा। जब मिल मालिकों ने मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए सहमति प्रदान की, गांधी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी का सक्रिय रूप से सहयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों का उत्साह में अत्यधिक वृद्धि हुई। उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर मिल मालिक समझौते के लिए तैयार हो गए तथा सारे मामले को ट्रिब्यूनल में सौंपने के लिए भी उन्होंने हामी भर ली और इस तरह मिल मालिकों ने 35% बोनस मजदूरों को देने या उनका भुगतान करने का फैसला स्वीकार कर लिया। गांधी की ये दूसरी बड़ी सफलता थी। अब हम बात करेंगे गांधी के खेड़ा आंदोलन की। खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम असहयोग आंदोलन। 1818 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। खेड़ा गुजरात क्षेत्र या गुजरात के एक जिले का क्षेत्र था जहां पूरी फसल अकाल के परिणाम स्वरूप बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से लगान या माल गुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन से 1/4 से कम होता है तो किसानों से राजस्व पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए, किंतु सरकार ने किसानों के राजस्व को माफ करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप गांधी ने किसानों को प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवाओं ने गांधी का साथ लिया। गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने किसान को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों की लगान माफ कर देगी तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपनी लगान अदा कर देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूल करने के लिए कठोर कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। सरकार ने किसानों की संपत्ति और उनके मवेशियों को जब्त किया। इसी बीच सरकार ने अधिकारियों को गुप्त निर्देश भी जारी कर दिए कि जो लगान देने में समर्थ व्यक्ति हैं उन्हीं से लगान वसूल की जाए। इस आदेश के जारी होते ही गांधी का उद्देश्य पूरा हो गया और उसके साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी के चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन की उपलब्धियों पर हम चर्चा करेंगे। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी संघर्ष को सत्याग्रह के रूप में अपनाने का अवसर प्रदान किया। गांधी जी देश की जनता के और अधिक करीब आ गए। उनकी समस्याओं को समझने में गांधी को अवसर प्राप्त हुआ।
गांधी जनता की ताकत तथा कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित हुए तथा उन्होंने अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का भी इन आंदोलन ने अवसर प्रदान किया। इन आंदोलन में गांधी को समाज के भिन्न-भिन्न वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों में उनकी एक विशिष्ट पहचान स्थापित हो गई। इन आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में धीरे-धीरे गांधी की सक्रिय भागीदारिता बढ़ने लगी और 1919 में उन्होंने असहयोग आंदोलन संपादित किया। अपनी अगली क्लास में हम इसी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।